गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका जो कि आपकी पूरक पुस्तक है उसके पाठ 2 जो कि है मेरे संग की औरतें, जिसे मृदुला गर्ग ने लिखा है। इसे इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। इस पाठ में उन्होंने औरतों के स्वाभिमान और किस प्रकार से औरतें अपने आप को प्रस्तुत करती हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो बताने का प्रयास किया गया। मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने कभी देखा नहीं। ये बता रही है कि मेरी एक नानी थी और जाहिर है सभी की एक नानी होती है। ऐसा कोई नहीं होता जिसकी एक भी नानी नहीं होती। शायद दुनिया में नहीं हो लेकिन नानी तो होती अवश्य ही है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। अब वो बता रही है कि मैं लेखिका बन गई और मेरी जो बहनें हैं तो वो भी कहानी लिखती हैं। इसलिए इसका कारण वह बता रही है कि हमने बचपन में अपनी नानी से कहानियां नहीं सुनी है, इसलिए हम खुद ही कहानियां लिखने लगे। नानी से भले कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी है। यानी कि नानी से हमने कहानियां नहीं सुनी, लेकिन नानी की जो कहानी है, नानी के जीवन के जो हिस्से हैं वो हमने जरूर सुने हैं। बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म का अर्थ है असली भाव समझ में आया। असली मर्म अर्थात भाव। यानी कि उन कहानियों का असली भाव, असली जो भावना है वो समझ में आई। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दा नशी औरत थी। उन्होंने बताया कि मेरी नानी के बारे में पहले मैंने इतना ही जाना था कि वो अनपढ़ थी और पारंपरिक यानी कि पुराने रीति रिवाजों से जुड़ी हुई थी, और पर्दा नशी अर्थात पर्दे में रहने वाली औरत थी। पर्दे में रहने वाली, जो हमेशा घूंघट करके रहती थी, पर्दा करके रहती थी, उसके बारे में कहते हैं कि वो पर्दा नशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। यानी कि उनके पति, जब उनकी शादी हुई तो उनके पति बैरिस्ट्री अर्थात वकालत की पढ़ाई करने के लिए विलायत अर्थात फॉरेन चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब फिर लौटे और विलायती रीति रिवाजों के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यानी कि जब पति विलायत से पढ़ के आए तो उनका रहन सहन, खान पान सब उसी प्रकार से हो गया, लेकिन नानी को उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, और उन्होंने अपनी कभी भी किसी इच्छा का कि मुझे ये चीज पसंद है या मुझे इस चीज की इच्छा है या मुझे ये चीज पसंद नहीं है या मुझे इस चीज की इच्छा नहीं है, इस चीज का उन्होंने इजहार यानी कि उन्हें कभी भी अपने पति को इस चीज के बारे में नहीं बताया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम से मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर अर्थात बहुत बोलने वाली। मुंहजोर अर्थात बहुत बोलने वाली। यानी कि जब उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, उनको कोई बीमारी थी जिसके कारण उन्हें पता लग गया था कि वे कुछ समय की ही मेहमान हैं, और जब उनकी 15 वर्षीय बेटी की शादी की बात चलने लगी तो वो बहुत बोलने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। नाना के एक दोस्त थे जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे प्यारेलाल शर्मा, तो
तो उन्होंने बताया कि वे प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं और जो अब तक पर्दे में रही वो उनसे मिलना चाहती हैं बिना पर्दे के। सब दंग हैरान रह गए कि जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पराया मर्द यानी कि दूसरे किसी के आदमी से, दूसरे किसी के पति से उन्होंने कभी बात ही नहीं की और दूसरे किसी के पति से क्या खुद के पति से भी उन्होंने ज्यादा बात कभी भी नहीं की। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद में वो किसी पराये मर्द से बात करना चाहती हैं, तो वो क्या कहना चाहती हैं, ये सारी बातें सभी लोग सोच रहे थे। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी, यानी कि जो मौका था, यानी कि उनको लग रहा था कि उनकी पत्नी मरने वाली है कुछ समय बाद में, तो इसलिए उन्होंने उस परिस्थिति को देखते हुए उसके अनुसार उन्होंने निश्चय किया और सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, यानी कि बीवी के सामने उन्होंने पेश कर दिया। क्योंकि उनको पता था कि उनकी बीवी कुछ दिनों की मेहमान है, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी की इच्छा को मानते हुए कि जिसने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा वो आज पहली बार कुछ मांग रही है, तो वो अपने दोस्त के घर गए और फौरन उसे लेकर के आ गए और बीवी के सामने पेश कर दिया, अपनी पत्नी के सामने उसे पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह भी हैरत अंगेज था। अब जो नानी उनसे कह रही थी प्यारेलाल शर्मा से, वो भी हैरत अंगेज यानी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, यानी कि उन्होंने उनसे वचन मांगा कि मेरी लड़की के लिए किस प्रकार का दूल्हा होगा ये आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। फरमाबरदार अर्थात आज्ञाकारी, फरमाबरदार अर्थात आज्ञाकारी। फरमाबरदार अर्थात आज्ञाकारी। यानी कि उनकी इच्छा थी कि जो उनके पति साहब हैं और वो अपने जैसा ही कोई वर अपनी बेटी के लिए ढूंढेंगे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का दूल्हा या उनकी बेटी का जो पति है वो फरमाबरदार हो, आज्ञाकारी हो, साहबों का आदेश मानने वाला हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवाइएगा। उन्होंने कहा कि आपकी तरह ही जो आजादी का सिपाही हो, जो अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर हो, ऐसे किसी व्यक्ति से उसकी शादी करवाइएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। यानी कि किसको पता था या कौन इस बारे में सोच सकता है कि वो औरत जो कि जिंदगी भर एक तरीके से गुलामी में रही, कभी अपने पति से कुछ नहीं कहा, कभी अपने परिवारजनों से कुछ नहीं कहा, जिसने उसे जैसा रखा वह वैसे रहती रही, लेकिन वो अपने देश की आजादी के प्रति इतना जुनून रखेगी, इतना पागलपन रखेगी, ये किसने सोचा था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजादी ख्याल रही होंगी। लेखिका कह रही है कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि शायद वो अपने निजी जीवन में भी, जो उनका निजी जीवन था उसमें भी वो आजादी की सोच रखने वाली रही होंगी, काफी आजादी ख्याल अर्थात आजादी की सोच रखने वाली रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। उन्होंने, लेखिका बता रही है कि उन्होंने कभी भी नाना की जिंदगी में कभी कोई दखल नहीं दिया, उनकी कोई बातें साझेदारी नहीं की, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। यानी कि वो बता रहे हैं कि आप उबाऊ जिंदगी, घरेलू जिंदगी को जीने में वो बात नहीं है कि आप गुलाम हैं, लेकिन किसी और के अनुसार किसी दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होना, यानी कि हम दूसरे को देख करके उसकी तरह जीने को मजबूर हो जाए कि वो जैसा है मैं उसी के अनुसार हूं। जैसा कि इसमें पाठ में बताया गया था, शुरू में बताया गया कि उनके पति विलायत से पढ़ के आए, लेकिन उन्होंने विलायती रहन सहन को नहीं अपनाया जो कि उनके पति ने अपना लिया था। तो ये भी आजादी ख्याल से कम नहीं है, ये भी असली आजादी मानी जाती है। दोस्तों, छात्रों, आज के लिए इतना ही।
अगले भाग में हम इससे आगे का भाग लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।